Hi, assalamu alaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और डॉक्टर हैं और बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के अफेयर्स पे बड़ा अच्छी उनकी एक ग्रिप है और बड़ा अच्छा बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके एनालिसिस जो इनके चैनल पर हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं और मुझे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो सर, जो आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, तो उसके लिए आपको आपका बहुत शुक्रिया। विवाह जी, मुझे निमंत्रण देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आप थैंक यू ना कहें और थैंक यू हमें कहना चाहिए कि आपने हमारे लिए टाइम निकाल लिया था। तो सर, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स हमारे सामने आए थे। तो हमारे व्यूअर्स ने भी ये रिक्वेस्ट की कि आपको इनवाइट किया जाए, तो मैंने इसलिए आपको कॉल की कि आप हमें टाइम दे दें, हमारे व्यूअर्स को टाइम दे दें। तो सर, सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे कि पार्लियामेंट की जो इनॉग्रेशन की गई, जिसमें पीएम मोदी जी भी थे और योगी जी भी थे। बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्होंने कुरान की तलावत से जो है वो आगाज़ किया और बड़ी मोदी जी ने रिस्पेक्ट दी। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हमेशा सुनने में आता था कि जो योगी जी हैं वो बड़ी ही मतलब मुसलमानों के लिए हेट्रेड रखते हैं, ऐसा कहा जाता था। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बड़ा ये मतलब स्टांस या प्रोपेगेंडा चलाया जाता था कि वो मुस्लिम्स को वहाँ पर इंडिया में राइट नहीं देते, इस तरह करते हैं तो उस तरह करते हैं। तो ये पार्लियामेंट का आगाज़ वो अपने कल्चर के हिसाब से तो चले उन्होंने किया ही किया, साथ-साथ उन्होंने कुरानी तलावत से भी इसका आगाज़ किया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने सब माइनॉरिटीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए, उनके एहसासात का एहसास करते हुए उस तरह इन्होंने इनॉग्रेशन की, आप क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू रिभा जी, आपने कहा कि आप मुझसे बहुत सीखती हैं, मैं आप लोग से भी बहुत सीखता हूँ और एक स्टूडेंट मैं हमेशा ही रहूँगा, तो सबसे सीखने का प्रयास करता हूँ, सीखता ही रहूँगा। गलतियाँ भी होती हैं इंसान से और और सीखते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। देखिए, पहली कुछ कुछ जो भ्रांतियाँ हैं, उनको हम लोग ठीक कर लें। भारत में माइनॉरिटी नहीं एग्ज़िस्ट करती। माइनॉरिटी भारत में तब होती जब ये कहा जाता कि भाई सिर्फ भारत एक जो है पर्टिकुलर रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट से चलेगा और उस रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट के तहत बाकी सब रिलीजन उसके सबसर्विएंट हैं। जैसे आप देख लें, पाकिस्तान में इस्लाम जो है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कोई भी रिलीजन इस्लाम से ऊपर नहीं हो सकता और सारे रिलीजन के जो और कोई मानने वाले हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को एक्वायर नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ माइनॉरिटी होगा, भारत में ऐसी माइनॉरिटी की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा रीजन ये कि भारत की सदियों की परंपरा रही है कि एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम, इस तरीके से सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः, ये हमारी थॉट प्रोसेस है। तो हमारे यहाँ माइनॉरिटी कहां से आ जाएगी? ये माइनॉरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। भारत में माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सिर्फ आर्टिकल 30 के अंदर में माइनॉरिटी, लिंगुअल माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी को एक राइट है, वो है अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का, बस। और वो माइनॉरिटी क्यों दिया गया स्टेटस, इसका आप अभी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ डिबेट करने की। इसके अलावा कोई हमारे यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है और न वो हो सकती है, क्योंकि सबको संविधानिक रूप में अपने दम, अपनी प्रतिभा के अनुसार हर कुछ पाने का हक है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय में मुसलमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। भारत की जो सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव पोजीशन है उसमें मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। भारत की जो आप सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन से रिलेटेड है उसके सीईसी मुस्लिम रह चुके हैं। तो हम भाई जब किसी को देखते हैं, धरती बच्चे, एक बच्चा हिंदुस्तान की मट्टी पे जन्म लिया, वो हमारे लिए फाइनल है। उसका रिलीजन क्या है वो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ना हम देखते ना हमें देखना चाहिए।
तो माइनॉरिटी हिंदुस्तान में कोई नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटी इज अ फ्रॉड, कोई रिलीजियस माइनॉरिटी इंडिया में नहीं है, एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन हैज इक्वल राइट एंड एवरीवन हैज इक्वल रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटीज एंड इक्वल क्लेम ओवर द इंडियन जस्टिस सिस्टम। तो इसलिए ये पहले मैं आपको कह दूं। दूसरी बात, आपने कहा कि कुरान की तिलावत से शुरू की। देखिए ऐसा है, सर्वधर्म प्रार्थना हमारे यहाँ शुरू से होती रही है। आपने शायद नोटिस नहीं किया, जब मैं बच्चा था अपने स्कूल में जाता था तो मैं सर्वधर्म प्रार्थना में मैं खुद उस टीम का मेंबर हुआ करता था, जिसको कि अब तो मुझे याद नहीं है, बुद्धिस्ट जो धर्म की प्रार्थना है वो पढ़नी होती थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे करके था, वो मैं पढ़ता था। एक हमारे जो दूसरा मेरा मित्र था वो हिंदू था, वो मुस्लिम धर्म की प्रार्थना पढ़ता था। तो ये हमारा कल्चर है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम यहूदी हैं, हम अथीस्ट हैं। ये कहने का सामर्थ्य और ये कहने की थ्योरी सिर्फ हिंदुस्तान के पास है, और कोई ये नहीं कह सकता। एक क्रिश्चियन है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूं, एक मुसलमान है तो वो नहीं कह सकता कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन एक सनातनी है तो वो सब कह सकता है कि मैं सब हूं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतनी वृहद कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको कहते हैं, हमें थ्योरी दी कि भाई एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। पूरा वसुधैव, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। आप हमारा परिवार है, सूडान हमारा परिवार है, इथोपिया हमारा परिवार है, पेरू हमारा, सब हमारे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और हर इंसान एक दूसरे के परिवार का सदस्य है। तो ये हमारी थ्योरी है। तो इसमें ये पता नहीं आप लोगों को क्यों इतना आश्चर्य लग रहा है। आपने शायद पहली बार नोटिस किया है रिबाहा जी, सर्वधर्म प्रार्थना हमारे यहाँ शुरू से होती आई है। क्योंकि हम सभी, सर्वधर्म तो नहीं कहना चाहिए, सर्वपंथ प्रार्थना शुरू से होती आई है। हम सभी पंथों का सम्मान करते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी हो। हाँ, लेकिन परंपरा सनातनी है, क्योंकि ये लैंड हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे एक सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी, वो सिविलाइजेशन का हम नतीजा है। और वही ये जब तक हम इस सिविलाइजेशन के अंदर में रहेंगे तब तक सर्वधर्म प्रार्थना होगी। जिस दिन हम इस सिविलाइजेशन के बाहर निकले, सर्वधर्म प्रार्थना नहीं होगी। आप बुरा नहीं मानिएगा तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या आपके स्कूल में कभी सर्वधर्म प्रार्थना आपने सुनी थी? नहीं सुनी होगी। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती तो आपकी कतई नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाया। हमारे यहाँ ये शुरू से होता है, हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मुझे नहीं लगा पाकिस्तान में इतनी बड़ी न्यूज की। मैंने कई लोगों को देखा कि पाकिस्तान में कुरान की तिलावत के साथ भारतीय संसद का नहीं। भाई, कुरान की तिलावत हुई, चर्च का वो पढ़ा गया। हमें तो सारे भगवानों का आशीर्वाद चाहिए। हम क्यों किसी को छोड़ दें? हम अल्लाह को क्यों छोड़ दें? भाई, अल्लाह का भी आशीर्वाद चाहिए, जीसस का भी चाहिए, गॉड ऑफ इज़राइल यहोवा का भी चाहिए, प्रभु श्री राम का भी चाहिए, कृष्ण जी का भी चाहिए, जैन के तीर्थंकर महाराज है उनका भी चाहिए, सिख गुरु हमारे उनका भी चाहिए, हमें सब चाहिए। हमें अल्लाह से लेकर के सारे जो देवी देवता हैं सब चाहिए। हमें किसी से किसी को अपना पराया नहीं बनाना, वो सब हमारे हैं। तो इसलिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए बड़ी कॉमन सी चीज है। आप किसी भी अपने हिंदुस्तानी को पूछिएगा ना, वो आपको बताएगा उसके स्कूल में सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। तो ये जो किया मोदी जी ने, ये उसी का है। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है इंडिया की एक और अचीवमेंट पर है। इंडिया डिजिटल इंडिया बना, ठीक है। मोदी जी ने इस पर बहुत बड़ा रोल जो है वो मोदी जी का है, और सब उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में। तो कोविड पेंडेमिक में ये उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया था यूपीआई का, जो ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र पेमेंट की जो ट्रांसफ़र होती है, उसको काफ़ी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट भी किया इस ऐप को। ना सिर्फ इंडिया में, यानी कि डिजिटल पेमेंट की ट्रांसफ़र में इंडिया जब पहले नंबर पर आया और उसने चाइना तक को भी बीट कर दिया 2000, यानी कि कोविड के बाद, तो सब ने उनकी ऐप को अपनाना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर वो ऐप जो है अडॉप्ट कर ली गई। तो सिंगापुर की बात कर लेते हैं।
जिसमें वो 100 डेज़ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलकर, जिसमें यूपीआई बड़ी सक्सेसफुल रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कि इंडिया दिन-ब-दिन मज़ीद ग्रो करता जा रहा है और एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि सिंगापुर के साथ इंडिया जो है वो कोलैबोरेशन एक तरह की हो गई, वो करके और सेलिब्रेट कर रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि 100 दिन अभी सेलिब्रेट किए हैं, यूपीआई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। देखिए, इंडिया में हर आदमी बिज़नेस करना चाहता है और इंडिया से हर आदमी बिज़नेस करना चाहता है। तो इंडियंस की जितनी भी जो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन की सहूलियातें हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो वो बिज़नेस को प्रमोट करेगा। दूसरा कि जो इंटरनेशनल डिपेंडेंस ऑन डॉलर जो है उसको कम, बिकॉज कि यूपीआई में पेमेंट का मतलब है रुपए में पेमेंट होना। डिपेंडेंस ऑन डॉलर को दुनिया रिड्यूस करना चाहती है। इंडिया एक मेजर मेजर आप कह लें ट्रेड हब है दुनिया का आफ्टर चाइना। अभी तक चाइना बना हुआ है, बट चूंकि के बाद हमने ये डिसाइड किया, दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि जो ये सप्लाई चेन का जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ था उसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है और उसका एक मेजर चंक इंडिया के पास आने वाला है। तो दो अलाइनमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप देखें तो हो रही हैं। एक वो कि दुनिया एक सम्मत है, एटलीस्ट ग्लोबल साउथ की बात करें, एक सम्मत है कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है। ओवर डिपेंडेंस हो चुकी है हमारी डॉलर के ऊपर। दूसरा कि हमें जो है बायलैटरल करेंसी ट्रेड जो है, उस बायलैटरल करेंसी ट्रेड को हमें प्रमोट करना है। तो इंडिया चूंकि एक मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इंडिया के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शनल सहूलियातें हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब रही बात कि मोदी जी का इसमें जो क्या कंट्रीब्यूशन है, मोदी जी ने जो यूपीआई और मोदी जी और देश के लोग को दोनों को देखिए श्रेय जाना होगा। मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया या रीमोनेटाइजेशन किया जब 2019 में, तो वो रीमोनेटाइजेशन का नतीजा ये हुआ कि जो भारत के टैलेंट है भारत का, उन्होंने मोदी जी का हाथ पकड़ लिया और डिजिटल पेमेंट की शुरुआत करी। और वो डिजिटल पेमेंट की शुरुआत आज आपने खुद कहा कि हम इंडिया जो है चाइना से भी ज्यादा डिजिटल पेमेंट करते हैं। लेकिन रिबाहा जी ये याद रखिए, डिजिटल पेमेंट का लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि जैसे लिखना पढ़ना आना चाहिए ना, लोग ये कहते कि ये डिजिटल, जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते वो मोबाइल कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि आप क ख ग घ तो पहचानते नहीं हो। लेकिन डिजिटल लिटरेसी ने फिजिकल लिटरेसी को पीछे छोड़ दिया। अनपढ़ आदमी भी मोबाइल ऑपरेट कर रहा है रिवाहा जी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल। देखिए, एक समय होता था कि आपका बच्चे, जब आप बच्ची रही होंगी तो आप अलिफ बे से बच्चे को पढ़ा, आपको अलिफ बे से पढ़ाया गया होगा। हमें क ख ग घ पढ़ाया गया, एबीसीडी पढ़ाया गया, आपको भी एबीसीडी पढ़ाई गई होगी। अब समय आएगा अब की बच्चों को डिजिटल लिटरेसी, ये टाइप करना सिखाया जाएगा। गया जमाना जब बच्चे लिखते थे। तो मोदी जी ने डिजिटल लिटरेसी को जो अचीव किया कि इंडिया में एक फिजिकल लिटरेसी से भी ज्यादा डिजिटल लिटरेसी आगे बढ़ गई। लोग मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल में बैंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल में बैंक पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आप सोचिए, उन्होंने गवर्नेंस को मोबाइल में कर दिया। आज आप देखें, ये सब चीजें होने से आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, अकाउंट लिंक कर सकते हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए वो देख सकते हैं। जो ई गवर्नेंस पे उन्होंने जोर दिया, और उसी ई गवर्नेंस का एक पार्ट ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है कि लोगों को सहूलियातें दी जाएं, वो बैंक से ट्रांजैक्शन आसानी से कर लें। हालांकि ई गवर्नेंस डायरेक्ट गवर्नमेंट के गवर्नेंस से नहीं है, लेकिन सहूलियत तो है ना। आज आप देखेंगे स्कैन करते हैं लोग, छोटे छोटे गरीब गरीब व्यापारी हों, बड़े बड़े व्यापारी हों, नौकरी पेशा लोग हों, स्टूडेंट हों, सब आज की डेट में करेंसी लेके ही नहीं चलते। इसीलिए देखिए, अभी 2000 रुपए जो बैन किया, उतनी बड़ी हाहाकार नहीं मची लोगों को, क्योंकि ज्यादातर लोग आज की डेट में ये लेके चलते हैं, मोबाइल फोन लेके चलते हैं। अपना कहीं पे हुआ, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, स्कैन कर दिया, मम्मी के साथ जा रहे हैं, टैक्सी का पैसा पे कर दिया। अब नहीं तो पहले छुट्टे और उसको लेकर के भैया झगड़ा होता था कि भाई हमारा 2 रुपए नहीं दे रहे हो, हमारा 25 रुपए नहीं दे रहे हो, तो टॉफी चॉकलेट पकड़ाने लगे थे भैया हमारे यहाँ। तो आपको 10 रुपए चाहिए, 10 रुपए की चॉकलेट पकड़ा दी है। अरे भाई, हम नहीं लेंगे चॉकलेट। अब हम वो 10 रुपए का चॉकलेट टेम्पो वाले को पकड़ाए तो टेम्पो वाला हमारा सर तोड़ दे कि हमें रुपए दोगे कि चॉकलेट दोगे। बड़ी समस्या हो गई थी जी।
इससे ये बड़ी समस्याएं हमारे यहाँ सॉल्व हो गई, क्योंकि अब आपको अगर किसी को 119 रुपए देना है तो 119 रुपए देना है। और नहीं तो लोग लड़ते थे कि छुट्टा भी तुम लेकर के आओ। टैक्सी वाला, टेम्पो वाला कहता है कि बैठना है तो पहले ये बताओ छुट्टा है कि नहीं तुम्हारी जेब में, अगर छुट्टा नहीं है तो निकल लो यहाँ से। तो इन सारी समस्याओं का समाधान किया गया, और चूंकि ग्लोबल ट्रेड, मैंने आपसे कहा कि डॉलर पर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं वो लोग, और इस पूरे एरिया में रुपया एक शक्तिशाली करेंसी बन के उभरेगा, और युवान की तरह मैनिपुलेटेड नहीं है। इसकी प्राइस जो है वो इंटरनेशनली आप मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है, पेग्ड नहीं है। जैसे रशिया ने अपनी जो वैल्यू है करेंसी की वो पेग कर रखी है डॉलर के साथ, उससे ही एक पैसा आगे या पीछे नहीं होती है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड की रियलिटी को नहीं रिफ्लेक्ट करता है। अब ये आंसर बहुत टेक्निकल हो जाएगा तो उस पर हम नहीं जाते हैं। तो है ये इंडिया डिजिटल ग्रो कर रहा है, इसमें मोदी जी का भी है कि उन्होंने रिमोनेटाइजेशन किया, और भारतीय जो यंग टैलेंट है उन टैलेंट को भी नतमस्तक कि उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाल डाला, एक ऐसी क्रांति खड़ी कर दी, बिकॉज कि ये एक जिसे कह लें कि बाई प्रोडक्ट है डिजिटल पेमेंट यूपीआई। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी रिमोनेटाइजेशन के द्वारा, उसको भारतीयों ने सॉल्व करके दिखा दिया, और उन्होंने मोबाइल को आपका वॉलेट बना दिया। पेटीएम जैसी कंपनियां रातों रात सुपरस्टार बन गई, गूगल पे, अब तो इतना है, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, ये पे, वो पे, मत पे, इतने ज्यादा हो चुके हैं। तो ये भारतीय टैलेंट को भी नमस्कार है, उन यंग बच्चों को, उन आईटी के बच्चों को, बैंक वालों को, कि उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया। और क्या देखिए, आप देखिए डिजिटल प्रोटेक्शन को भी देखिए। आपका पैसा एक बार चोरी होने का डर होता है, लेकिन आपका ये जो डिजिटल मनी है इसके चोरी होने के चांसेस कम रहते हैं। लोग करते हैं वो आपको मूर्ख बना के करते हैं। आपका पैसा काट दे, आपको नहीं पता चलेगा, आपको गलत जानकारी देके आपसे कुछ कुछ दबवा करके पैसा निकाल ले, बात अलग है, फिशिंग स्कैम के थ्रू, अदरवाइज नहीं होता। इतना सिक्योर मनी है ये। सोचिए कितना इन बच्चों ने दिमाग लगाया होगा। तो धन्य है मोदी जी, उनका भी शुक्रिया, धन्यवाद। और वैसे ही धन्य है भारत के वो प्रतिभाशाली नवयुवक जिन्होंने इसको चैलेंज के रूप में लिया और अपने देश को एक नई दिशा प्रदान करी डिजिटल पेमेंट के बारे में। आज यूपीआई सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह एक्सेप्ट होता है, रशिया में एक्सेप्ट होता है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि इन बच्चों ने इसका इतना अच्छा सोल्यूशन निकाला, और मोदी जी ने उसको उतना ही अच्छे से बैक किया। सर तो आज नियत की अच्छी होती तो काम अच्छा हो जाता है। बोले। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने के पीछे जो है सारा क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है? देखिए, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मोदी जी एक विजनरी हैं, और सामान्य विजनरी नहीं है। मोदी हुँ। जी असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं वो। मैं अपनी पीएचडी करा, मैंने इतनी पढ़ाई करी, और ये वो मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनत लगती है, लेकिन मोदी जी ये जो डिजाइन्ड एजुकेशन है ना, उसके पार्ट नहीं है। मोदी जी सेल्फ लर्निंग है, जिसे कहते हैं एसोटेरिक। तो वो एजोटेरिक उनकी जो लर्निंग हुई है वो इतनी जबरदस्त है कि वो एक जिसे कह लीजिए कि विधाता के द्वारा दिए गए विशेष गुण के वो मालिक हैं, और उसमें से एक है उनकी ये विजनरी विजन भारत के लिए देखना। अब आप समझिए, डिजिटल इंडिया कोई छोटा चीज नहीं है। डिजिटल इंडिया कोई माइनर कॉन्सेप्ट नहीं है। डिजिटल इंडिया का मतलब समझिए, गवर्नेंस भी डिजिटली होगा, ट्रांजैक्शन भी डिजिटली होगा। अब तो लोग शादी डिजिटली करने लगे। मतलब इंडिया को पेपर से मुक्त करा देना, और चाहे वो पेपर सरकार की फाइलों में हो। आज आपका देखिए, पहले बच्चों की मार्कशीट निकलती थी तो हम लोग को स्कूल, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जाकर के क्या क्या सर फोड़ना लगता था। आज मार्कशीट यूं जनरेट हो जाती है। आपका रिजल्ट आया, मार्कशीट जनरेट है, मार्कशीट लीजिए और अपना घर से चलिए। पहले स्कूलों में जाके लंबो लाइन लगानी पड़ती थी मार्कशीट निकलवाने के लिए। ये है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के थ्रू आप अपने आपको, जैसे मैं था जब वो पढ़ा, क्या नाम है, ये कोविड हुआ था, तो मेरे मेरे मैं उस समय घर पे बैठा था। मैंने अपनी जॉब छोड़ करके कुछ अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा था, प्रैक्टिस करने की सोची थी। तो वो सब बंद हो गया, ठप हो गया, हम घर में हो गए, मेरी जॉब भी चली गई, तो और प्रैक्टिस भी बंद हो गई। तो फिर मैंने देखा कि पीएफ में मेरे कुछ पैसे थे, मैंने घर बैठे वो पैसे निकाले। ये है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब कि इंडिया को डिजिटाइज करना, पेपर से मुक्त करना, लाइब्रेरी भी, एजुकेशन डिजिटल। आज देखिए डिजिटल इंडिया का ये पावरफुल कि जब कोविड हुआ तो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको डिजिटल ट्रांसफर करना पड़ा, और बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन रहा वो, बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ।
सो डिजिटल इंडिया जो है एक बड़ा फार रीचिंग इसके समझ लीजिए कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं गवर्नेंस से लेकर के बिजनेस तक में। मतलब G2G, G2B और B2B तीनों में। G2G मतलब गवर्नेंस टू गवर्नेंस, B2B बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू इंडिविजुअल। डिजिटल इंडिया ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया सब कुछ। मतलब आप सोच नहीं सकती कि एक मोबाइल बेसिकली आप और आपकी गवर्नमेंट के बीच का इंटरफेस बन गया है। आपको कोई एप्लीकेशन करनी है, आपको कुछ करना है, आपको फॉर्म भरना है, आपको कुछ करना है, आप सब डिजिटल करें। अब तो हमारे यहाँ ई फाइलिंग कोर्ट्स की होने लगी है। जो जो ये खसरा खतौनी होता है, लैंड रिकॉर्ड होता है, वो डिजिटल हो गया। तो उन्होंने तो जो किया है, जो उनका विजन था, वो बहुत इंसानों को सहूलियत देने के लिए काफी उन्होंने काम किया और डिजिटल इंडिया ने बहुत सहूलियतें दी इंडिया को, इसमें तो कोई शक नहीं है। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे करती हूँ कि मोदी जी का तो हमने हर जगह देखा कि उन्होंने इंडिया को ग्रो करने के लिए बड़े इकदामात किए हैं। हमने देखा पार्लियामेंट में जिस तरह उन्होंने मुस्लिम की जो एक सेंटिमेंट को मतलब उनको भी उनके भी एहसासात को अच्छे तरीके से देखते हुए उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, उन्होंने कुरान की तिलावत भी लगाई और उससे भी आगाज़ किया। तो इससे पता चलता है कि वो अपने मुस्लिम यानी कि जो उनके इंडिया में मुस्लिम्स हैं, उनके लिए कितना अपने दिल में दर्द रखते हैं या उनके लिए कितना वो परवाह करते हैं। लेकिन अब आप ऑपोज़िशन पार्टीज़ ने तो एक पार्लियामेंट की जो मीटिंग भी हुई थी, यानी कि मीटिंग कह रही हूँ, इनॉग्रेशन हुई, उसको भी बॉयकॉट किया। उसके बाद राहुल गांधी जी जो हैं वो यूएसए गए और वहाँ पर जाके भी उन्होंने कहा कि मुसलमान वहाँ पर सेफ नहीं है। इस तरह की मुसलमानों के मतलब राइट्स के लिए उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है स्टेटमेंट भी दी हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो ठीक है, वो विपक्ष के लीडर हैं, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो बोलना चाहें उनका हक है। बाकी जनता तय करेगी कि भई वो किस बात को मानती है, किस बात को नहीं। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताऊँ कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, चाहे वो किसी का हो, वो वेद हो, कुरान हो, कुछ भी हो। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन नहीं बनाता, वो सिर्फ इंडियन बनाता है। तो अब ये कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं, मुझे खुश करो, ये करो, वो सर्वधर्म प्रार्थना जो की गई, वो इसलिए नहीं की गई कि वो मुसलमान थे, वो इसलिए की गई कि एक ऐसी बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट करती है। जैसे उसमें यहूदी भी बैठे थे, उसमें यहूदियों की भी जो प्रार्थना थी उसको किया गया। वो यहूदी भारत में तो नेग्लिजिबल रहते, बल्कि रहते ही नहीं है। पारसियों की भी प्रार्थना की गई, वो भी नेग्लिजिबल है। भारत हर पूजा पद्धति का सम्मान करता है, करता रहेगा। लेकिन ये कहना कि मुस्लिम ये, मुस्लिम वो, भाई हमारे यहाँ पे मुस्लिम कोई नहीं, मैं नहीं मानता। एटलीस्ट भारतीय हैं सब, सब एक समान है, एक समान अधिकार है, एक माँ के बच्चे हैं। कोई राम को मान रहा है, कोई रहीम को मान रहा है, कोई गुरु नानक जी को मान रहा है, कोई बुद्ध जी को मान रहा है, जिसको जो मानना माने। लेकिन आप पहले और आखिरी भारतीय हैं, उसके बाद आपका कोई आइडेंटिटी है, वो आपका पर्सनल मैटर है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बुद्धिस्ट हूं या मैं एथिस्ट हूं या मैं क्रिश्चियन हूं या मैं मुस्लिम हूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। इसका लेना देना मेरे और मेरे परिवार से कुछ नहीं है। तो इसलिए ये जो कहना कि मुसलमानों को खुश करने के लिए की गई, नहीं। पहली बात, मैंने आपको बताया कि सर्वधर्म प्रार्थना हमारे स्कूल में की जाती है और ये सर्वधर्म प्रार्थना हर बार करवाई जाती है। जब पार्लियामेंट का सेशन कई बार भी हुआ है तो आप देखेंगे कि सर्व प्रार्थना की जाती है। ये इट्स अ कल्चर ऑफ इंडिया। सभी धर्मों का सम्मान, सभी पंथों का सम्मान करना भारतीय सभ्यता है, भारत की सभ्यता का पार्ट है ये। तो इसमें और ये बात कि मुसलमानों को राइट नहीं मिल रहा है, ये अब मुसलमानों को कौन सा राइट चाहिए? उनको सारे राइट मिल रहे हैं, वो राइट को, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान के पास स्पेशल राइट है जो आपको शायद नहीं पता है। स्पेशल राइट्स है, दे आर ट्रीटेड स्पेशली। इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी अ सॉफ्ट इस्लामिक स्टेट अंटिल 2014, जब आकर के धीरे धीरे चीजें चेंज की गई। तो पॉइंट ये है कि हम चीजों को हिंदू मुसलमान में नहीं देखना चाहते। ये मेरा भी अकीदा है, ये मेरा कन्विक्शन है। कोई मुझसे कहे मैं मुसलमान हूं भैया, ये वो, मैं कहूंगा भैया आप मुसलमान हो, आप मुझसे बात ना करो। आप हिंदू हो, मुझसे बात मत करो। आप भारतीय हो, मुझसे बात करो। आप मुसलमान बनते हो, आपका और आपके बीच का, गॉड के बीच का मामला है, मेरा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। आपको जो सोचना है फ्री है, सोचे, और आप जैसे उसको मानना चाहते हैं आप माने।
मगर आप मुझसे आके कह रहे हैं कि भाई अभिषेक जी ये है कि मेरी आइडेंटिटी मुसलमान है, तो भाई मैं उसमें आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दूँगा। कोई बोले मैं हिंदू हूँ, मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, मेरे लिए पहला और आखिरी आइडेंटिटी भारतीय हैं आप। भारत की माँ के बच्चे हैं आप जिसको मानना चाहें आपको हक है। आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज या ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक बात ये भी जान लीजिए कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष है, यानी भारत में सभी रिलीजन, ये जो सर्वधर्म प्रार्थना की गई, आप मुझे बताइए रिवाज जी, क्या आपके देश में हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। यही भारत की विशेषता है। और ये भारत इसलिए नहीं करा रहा है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वो है, क्योंकि भारत में रहने वाले, और ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन और पुराना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1947 से नहीं बनता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सदियों साल से बना आ रहा है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम पहले भारतीय हैं। और हमारे पंथ को नहीं, हमारे जो पुरखों ने हमें जो डेफिनेशन दी भारत में, उसमें ये कहा कि इस मिट्टी में जिसको कहते हैं उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमालय हिमालय जो ये डेफिनेशन है भारत के विष्णु पुराण में कि हिमालय के उत्तर में, सॉरी, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में रहने वाले भूभाग को, बसने वाले भूभाग को भारत कहते हैं, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को भारत की संतति कहते हैं। ये नहीं बताया कि वो भारत की संतति राम को माने, शिव को माने, रहमान को माने, क्रिश्चियन को माने, लॉर्ड को माने, लॉर्ड जीसस को माने, ये नहीं लिखा। वो लिखा इस भारत में रहने वाला हर बच्चा भारतीय है, और मैं इसी डेफिनेशन को मानता हूँ। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पॉलिटिकल गवर्नेंस का टूल देता है। जी बताएं। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने और बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला और व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सर के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त इनके एनालिसिस होते हैं, तो आप लोग ज़रूर इनके चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दें इजाज़त, अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। थैंक यू।